नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2023 से 24 का वार्षिक बजट पेश किया। यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। सरकार के इस अंतिम पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे के साथ ही विकसित भारत के संकल्प की झलक है। एक तरफ गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए राहत दी गई है, तो दूसरी ओर 100 साल के भारत के लिए ब्लूप्रिंट पर भी इसमें नजर आता है। वैश्विक मंदी के कारण महंगाई के बोझ से परेशान आम लोग लंबे समय से सरकार से टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरी पाने वालों को 7 लाख की सालाना कमाई पर टैक्स छूट देने का ऐलान करके बड़ी राहत दी है। वहीं बजट में कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त अन्न योजना को अगले 1 साल तक के लिए जारी रखने का ऐलान भी किया है। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। साथ ही आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट
और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अपने हाथ से। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यह बजट एक सर्वशक्तिशाली भारत का निर्माण का बजट है। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को चुनावी राज्यों की घोषणा बताया। उन्होंने कहा कि 3 और 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर क्या कहा। शुद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। यह गरीब कल्याण का बजट है। ये किसानों के उत्थान का बजट है। ये माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है। ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। ये कमजोर वर्गों के कल्याण का बजट है। ये नौजवानों का बजट है। ऐसे बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से अभिनंदन करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है, वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त चर्चा के लिए। आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता विकास बोंद्रिया इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला हैं। नीलाभ जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले हैं। सरमन नगेले जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले विकास बोंद्रिया जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। आप कह रहे हैं विकास का बजट, लेकिन विपक्ष कह रहा है नाउम्मीदी वाला बजट। देखिए, विपक्ष को तो कल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ, उसमें भी नाउम्मीदी दिख रही थी, जबकि उसमें जीडीपी की ग्रोथ, उसमें सब तमाम आधारभूत संरचना, सामाजिक संरचना, मानव सूचकांक में वृद्धि की दरें सब प्रतिलक्षित हो रही थी जी। विपक्ष जो है केवल राजनीतिक आरोप की राजनीति कर रहा है। सकारात्मक विपक्ष के रूप में सोचता तो अच्छे सुझाव भी देता। हालांकि जो डिमांड्स विपक्ष करता रहा था, उनको भी इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इंक्लूड किया है। अब देखिए, हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू दोनों बढ़ा है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेशन में कटौती की जा रही, स्लैब्स को बढ़ाया जा रहा है जी। नंबर दूसरा आप देखेंगे कि एक अच्छा बजट होता है कि जो अनुशासित रहे, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहे, वो ये बजट प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा, बजट अच्छा होता है कि कैपिटल आउटले बढ़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े जी। वो इस बजट में बढ़ रहा। आप देखें, आधारभूत संरचनाओं, कृषि हो, तमाम शिक्षा की बात हो या डिफेंस की बात हो, उसमें आउटले बढ़ रहा है। फिर भी विपक्ष को अगर ये अच्छा बजट नहीं दिखाई दे रहा,
तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वे सकारात्मक रचनात्मक विपक्ष का काम कर रहे हैं कि केवल सत्ता में आने के लिए कसमसा रहे हैं। ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में किया गया है। मिडिल क्लास वालों के लिए इसमें देखिए टैक्स कम कर दिया, एमएसएमई के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी नाउम्मीदी क्यों? मैं बोंद्रे जी की बात का जवाब दे दूं, ये सत्ता में आने के लिए हम नहीं कसमस आ रहे हैं। ये आपके बजट नहीं, ये राजनीतिक घोषणा पत्र लग रहा है। पिछले 9 वर्षों से केंद्र में सरकार के बजट आते जाते रहे, इसमें घोषणा और वादों और उम्मीदों की बड़ी लंबी चौड़ी झड़ी लगा दी जाती है, लेकिन देश का व्यक्ति गरीब और गरीब होता जा रहा है। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में तब्दील हो गया। महंगाई बेरोजगारी की मार से आम आदमी त्रस्त होता जा रहा है, जबकि आर्थिक अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति ने बताना चाहिए। देखिए आज ये लोक लुभावन भाजपा का सियासी फायदा पहुंचाने वाली लॉलीपॉप है। आने वाले विधानसभा चुनाव में और आगामी लोकसभा चुनाव साधने का प्रयास किया गया। ये भाजपा घोषणा पत्र है जिसका कहीं कोई आधार नहीं है। बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं, ना किसानों की उपज की समर्थन मूल्य की बात की गई, ना गांव के विकास की बात है इसमें। इस बजट में सरकारी कंपनियों के निजीकरण से होने वाली आय का कोई जो पैसा जुटाया उसका कहीं जिक्र नहीं है। अर्थव्यवस्था स्तरीय का अहम मुद्दा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। रुपए के अवमूल्यन पर कोई चर्चा नहीं है। ये आवास योजना का बजट इन्होंने फिर बढ़ा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उस आवास योजना की बंदरबाट हो रही, हितग्राहियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री दीपक जोशी जी, इनके भाजपा के मंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इसकी बंदरबाट हो रही, पीएम आवास योजना की, और हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसका फिर बजट बढ़ा दिया। मतलब योजनाओं की घोषणा करते हैं, बजट बनाते हैं, लेकिन उसकी बंदरबाट होती है। इसका उदाहरण आप देखिए, आज से 8 साल पहले इन्होंने 48,000 करोड़ का बजट पास किया था स्मार्ट सिटी के नाम पर। आप बताइए कितनी स्मार्ट सिटियां बनी? 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज 48,000 करोड़ में 800 स्मार्ट सिटियों का प्रावधान था। 8 स्मार्ट सिटियां भी नहीं बना पाए जुर्माना। कुल मिला के ये आपका चुनावी लॉलीपॉप है, इसका ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए महिलाओं की बचत में 2 लाख की बचत पे आपने 7.5% का ब्याज कर, अरे प्राइवेट बैंकें दे रही 7.25, तो प्राइवेट बैंकें दे रही है। इसमें आपने कौन से बड़ा काम किया है? बेरोजगार कमर तोड़ महंगाई पर आपने कोई चर्चा नहीं करी, जो कि सबसे अहम मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। इस पर कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। देश की अर्थव्यवस्था बजट पे चर्चा नहीं की। दूसरी बात, जो पैसा लेकर भागे हैं उद्योगपति आपकी शह पर, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। अरबों खरबों रुपया लेकर विदेशों में सेटल हो गए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। सिर्फ लोक लुभावन और चुनावी बजट। ठीक है सर, मैं सरवन नगेले जी के पास अब चलता हूं, उसके बाद विकास जी आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। सर आप कैसे देख रहे हैं सरवन नगेले जी, पत्रकार होने के नाते, चूंकि विपक्ष को बजट पास नहीं आ रहा है, लेकिन युवाओं की बात करें, बेरोजगारी के क्षेत्र में, या फिर हम कृषि के क्षेत्र में बात करें, महिलाओं की बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर इस बजट में है, और ये जो बजट है ये विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने की ओर दिशा में आगे जो हम कदम बढ़ा रहे हैं, उस दिशा में ये बजट है। देखिए पराग जी, ये जो अभी बजट आया है इस साल का जी, देखिए मैं इसमें पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले जब भी बजट आए हैं, जब भी पहले बजट बने हैं, तो उसमें जनभावनाएं, लोगों की जरूरतें जी, और लोगों की जनभागीदारी का अभाव रहता था। और वो अभाव इसलिए रहता था क्योंकि उस समय की स्थिति भारत की अलग थी, क्योंकि उस समय डिजिटल का युग नहीं था, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं था। अब जिस प्रकार से भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना तेजी के साथ बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जनभागीदारी, जनभावनाएं, उनके सुझाव, उनके विचार, उनकी जरूरतें, उनकी मंशा, इन सब चीजों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जब भारत सरकार जब बजट बनाती है तो उसमें वो विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का मंचों का उपयोग करते हुए लोगों से सुझाव आमंत्रित करती है और सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित करती है। तो चूंकि अब जनभागीदारी इसमें शामिल हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जनभागीदारी जब शामिल होती है तो वो एक अच्छा बजट बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। अब इसमें देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के अपने बजट के बाद जो अपना भाषण दिया, उन्होंने, मैं अंत की उनकी लाइन बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2047 का ये समृद्ध भारत का बजट है, और ये जो बजट है वो अमृत काल बजट है।
देखिए माननीय मोदी जी अच्छी बात कर रहे हैं और इसमें जिन वर्गों को इन्होंने समाहित करने की कोशिश की है, देखिए मैं डिजिटल सेक्टर पे बात कर रहा हूँ। देखिए जैसे डिजिटल पेमेंट्स जो है ना पिछले समय में हुआ है, तो माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब किसानों की तरफ डिजिटल पेमेंट्स के सक्सेस को ले जाना होगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात कही है, जो 100 लैब्स बनाने की बात कही है कि 5G जो सर्विसेज है वो 5G सर्विसेज से भारत में कैसे चीजों को आगे ले जाए कैसे रोजगार के मतलब जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्पन्न हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज दी जाए। तो 5G को इनोवेशन या 5G की बाकी चीजों की मॉनिटरिंग के लिए, उनकी जांच के लिए 100 लैब्स भारत में बनाए जाएंगे। इसी तरह से देखिए जो 154 बिंदुओं पर केंद्रित जो भाषण आज माननीय निर्मला सीतारमैया जी ने पेश किया है, उसमें उन्होंने सारे वर्गों को, सारे समाजों को, सारे सेक्टरों को समाहित करने की कोशिश की है। अब ये देखिए स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं कमी बेसी तो रहती है, जैसे कि जो उस तरह के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार जब बजट बनाती है तो कुछ चीजें तो रह जाती हैं, और रहना इसलिए भी है क्योंकि क्या है कि जब बजट बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया रहती है। कितने दिन पूर्व उनके पास सारी चीजें आना चाहिए, फिर वो पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाता है, एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद जो वो प्रक्रिया से गुजरने के बाद बजट आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ चीजें रह जाती हैं। तो जब समय सरकार के पास आता है तो उसमें वो संशोधन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि जिस तरह से उन्होंने जो इनकम टैक्स का जो 7 लाख रुपए तक की सीमा से उन्होंने बढ़ा दिया है, तो एक निश्चित रूप से जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है या जो इनकम टैक्स की श्रेणी में आते थे, उससे उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए भारत सरकार जो है ना, जिस तरह से IT सेक्टर में मैं चूंकि उस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मैं उस IT सेक्टर की जर्नलिज्म में मेरी रुचि है और मैं पिछले 20 साल से IT सेक्टर की जर्नलिज्म कर रहा हूँ। बाकी भी मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर मेरा फोकस कुछ ज्यादा रहता है। देखिए अब जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, इसके साथ साथ वो स्टार्टअप के लिए, इनोवेशन के लिए और बाकी जो इंडस्ट्री के लिए, इन सारी चीजों को वो सहूलियतें देने के लिए, उनको मदद करने के लिए, बाकी चीजों में उनको आगे ले जाने के लिए काम भारत सरकार ने इस बजट के माध्यम से किया है। और मेरा यहाँ पर सिर्फ एक इतना सा एक मेरा सुझाव है भारत सरकार को आपके चैनल के माध्यम से, कि जो आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जो आपने बढ़ाया है, आपने ट्रेनिंग के लिए जो जैसे कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी देंगे, आप रोबोट्स की ट्रेनिंग देंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देंगे, और आप बहुत सारे जो स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग देंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप उस पर फोकस करें, उस पर एम्फसाइज करें कि जिस तरह की चीजें हम बजट में तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर पहुंच पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ट्रेनिंग लोगों को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, बजट उन तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, राज्य सरकार किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए अभी ये सारी चीजों पर सरकार को अब समय आ गया कि आपको उसको मॉनिटरिंग पर ज्यादा जाना पड़ेगा, और आपको मॉनिटरिंग न केवल दिल्ली से बैठकर करना होगी, आपको राज्यों के साथ में मिलकर आपको एक एजेंसी बनाकर जिसकी आपकी चीजें इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही। आपने जैसे कि मैंने अपने प्रधानमंत्री अधोसंरचना फंड की बात कही है, अब उसमें कितने लोगों को लाभ मिला, कितने को लाभ नहीं मिला है, बजट तो आप हर साल बढ़ा देंगे, वो आपको देखना होगा। आपने एग्रीटेक की बात कही है कि एग्रीटेक में भी आप आ रहे हैं, तो एग्रीटेक से मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों ने रोजगार अपने स्वयं के खड़े किए, कोऑपरेटिव सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार खड़े हो पाए, डेयरी इंडस्ट्री में कितने लोगों के रोजगार खड़े ठीक है सर, यानी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि हम यही विपक्ष सुबह से जब हम बात कर रहे हैं नेताओं से, तो विपक्ष के नेता इसी बात को कह रहे हैं विकास जी कि आप इंप्लीमेंट कितना कर पाते हैं, धरातल पर कितना उतार पाते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। भी अच्छे से समझते हैं, हमारी सरकार भी अच्छी तरह से समझती है। और देखिए इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नीलाभ जी कह रहे हैं कि राजनीतिक बजट है भारतीय जनता पार्टी का, राजनीतिक घोषणा। यकीनन हमने जो राजनीतिक घोषणा पत्र जारी किया था उसको चरितार्थ करने के बिंदु अगर बजट में नहीं आएंगे और उनके लिए फंड एलोकेशन नहीं होगा, उनका डिस्कशन नहीं होगा, तो फिर हमारी क्या राजनीति। दूसरी बात सरमन भाई ने कही कि भाई इम्प्लीमेंटेशन
अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्ट्रेटेजी है वो क्या है। हम विचार की राजनीति करते हैं और विकास की राजनीति करते हैं। विकास में योजन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और नीलाभ भाई, हितग्राहियों को फोकस करके उनसे मिलना जुलना, मतलब सरकार ने मदद करके जो हितग्राही बनाए उन तक सरकारी योजनाओं की मदद पहुंचाई। इस बजट में भी जो मदद जारी होंगी वो हितग्राही बनेंगे लोग, उनसे हम संपर्क करते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हैं समर्थक के रूप में भी। तो हमारी तो बड़ी स्पष्ट है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे सरमन भाई, तो बताइए ना आप कैसे हम हितग्राही के घर पे जाएंगे और उसे अपने वोट देने के लिए अपील कर सकेंगे। ठीक है नीलाभ शुक्ला जी बोलिए, क्योंकि कृषि एक बात और मैं कह दूं, हाँ बोलिए। जो नीलाभ जी ने बात कही कि कुछ भ्रष्टाचार के उदाहरण भी सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं, तो ये भी हमारी गुड गवर्नेंस का ही असर है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला करने वाले उस दिन तो घपला कर लिए, लेकिन बहुत दिन बच नहीं पाते हैं। वो तो उन्हें पकड़ा ही जाना, क्योंकि जियो टैगिंग तक हो रही है, व्यक्ति का आधार कार्ड तक वह इंक्लूड हो रहा है, आधार नंबर इंक्लूड हो रहा है, व्यक्ति का थंब इंप्रेशन इंक्लूड हो रहा है। कांग्रेस इन चीजों का विरोध करती है कि आप इनको इंक्लूड मत करिए, इनको एक्सक्लूसिव करिए। ठीक है नीलाभ जी बोलिए। जी ऐसा हो रहा है साहब कि इनकी योजना उसमें अंधा बांटे रेवड़ी और आप आपको दे। भाजपा के कार्यकर्ता लाभान्वित, पूरी तरह इन योजनाओं की बंदर बाट हो रही है। हितग्राही को देखिए, आज सुनिए, आज महंगाई चरम पर है। आज 9 साल से बजट ला रहे, महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? एक बारी बात मेरी होने दी श्रीमान। बेरोजगारी, आपने नौकरी की बात क्यों नहीं करी? आपने नौकरी की बात क्यों नहीं करी? युवा आज बेरोजगार है, उसकी बात क्यों नहीं करी बजट में? 9 साल से आपका लगातार बजट आ रहा है, लेकिन आज तक बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मतलब मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय में तब्दील होता जा रहा है। ये निराशाजनक बजट है, इसलिए कि हम यहाँ बताते नहीं है तो नए वादों की झड़ी लगा दे। मेरी बात, नए वादों की आप झड़ी लगाते, देश की जनता का जीवन दिन ब दिन बस से बदतर होता जा रहा है और आप थोथी अपनी पीठ थपथपाते और वाहवाही करते। लेकिन नीलाभ जी, युवाओं के लिए तो पीएम कौशल विकास योजना जो चलाई जा रही है सरकार की ओर से 4.0 उसको लॉन्च कर दिया। स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स खोले जाएंगे, ये युवाओं के लिए तो है। और जो 7 प्राथमिकताएं सेट की गई हैं उनमें युवा शक्ति का भी जिक्र है। देखिए, योजना धरातल पर नहीं आती, सिर्फ घोषणाओं में रह जाती, उसका इवेंट बनाया जाता है। अभी इन्होंने जो बजट किया है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन में खर्च कर देंगे। कल ही बड़े बड़े अखबारों विज्ञापन लाएंगे कि बहुत शानदार बजट आया, अमृत काल आ गया, इसको बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया। अरबों करोड़ों रुपए का बजट जो इसमें विज्ञापन में खर्च कर दिए, इवेंट बनाने में खर्च किए, लेकिन योजनाओं को धरातल पर नहीं लाया जाएगा। ये पिछले कई सालों से हम इनका बजट देख रहे हैं, सिर्फ लोक लुभावन, झूठी प्रशंसा पाने वाला बजट। ठीक है, चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। सर ब्रेक के लिए एक रुकना होगा, हम हाजिर होंगे और चर्चा बजट को लेकर लगातार कर रहे हैं, आप बने रहिए। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां